स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही इसमें अपलोड कर चुके हैं एग्रीकल्चर की। इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग थी, सब्सटेंशियल फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंशियल फार्मिंग में एक हमारा नोमैडिक हर्डिंग रह गया था। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? इसमें जो हर्डमैन होता है वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल इन सर्च ऑफ फूडर एंड वाटर। जो हर्ड्समैन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है फूड के लिए, फूड एंड वाटर के लिए। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वह फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस टू लार्ज स्केल। एक लार्ज स्केल पर होती है। डेट प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप्स फॉर स्केल intended for widespread distribution to wholesalers to retail outlets। जो इसमें कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल होती है। इसमें इनकम के बेसिस पर की जाती है कि एक लार्ज स्केल पर होती है। ओके, और इसमें हम अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेजेस क्रॉप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सेकंड है इसका नोमैडिक हर्डिंग। Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. What is next? देखिए nomadic herding। nomadic herding में herdsmen एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं in search of food and water. Sheep, camel, yak, goats, they are the most commonly reared animals. किस चीज के लिए rear होते हैं? मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, which are all parts of primary activities. So nomadic basically means moving from one place to another. उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि what is this process all about. Where is it common? So it is common in semi-arid lands. Arid क्या होती है? Dry regions. तो semi-dry regions और dry regions, okay? यहाँ पे भी होती है। Apart from that, very hilly regions, cold regions, ठीक है? तो ये सहारा में होगी, सेंट्रल एशिया में, इंडिया में ज्यादातर आपको राजस्थान में, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इट इज अ हिली रीजन, एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट कम्युनिटी एज वेल। तो क्या समझ आया हमें? एग्रीकल्चर दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या हो गया? एक हो गया सबसिस्टेंस, एक हो गया कमर्शियल। सबसिस्टेंस में क्या क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया और प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव में क्या क्या हो गया? प्रिमिटिव में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गई और आपकी नोमैडिक हर्डिंग हो गई। मेक दिस चार्ट, ओके, छोटा सा ही बना लीजिए, जल्दी से पेन पेपर निकाल करके मेक इट इन योर कॉपी सो दैट यू रिमेंबर दिस बाइफर्केशन। इसको इसके नीचे नहीं करना है, इसको इसके नीचे नहीं करना है, कोई मिसमैच नहीं। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड। सो वेयर इज हर्डिंग डन, दैट ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड। एग्जाम्पल्स के साथ समझोगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ समझोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज यू हैव टू सिट एंड लर्न हर्डिंग इज डन इन राजस्थान, हर्डिंग इज डन इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। हर्डिंग होती क्या है? नोमैड्स होते क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर आपको बोला जाएगा, आप एक अच्छी सेटलमेंट में रह रहे हो, आपको बोला जाएगा कि कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विल यू बी एबल टू डू इट? यू वोंट डू इट। सो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, that's why they have to keep going from one place to another. इनका कोई permanent shelter, permanent home नहीं होता। So why are they going? What can be the circumstances? तो या तो बहुत dry region है, water shortfall है, या तो फिर बहुत ज्यादा extreme winter है, तब hills के नीचे आ जाते होंगे, या फिर कुछ और reason वैसी होंगी। So by that you can identify the places. Sorry. Now coming to commercial farming. So just opposite of subsistence. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हाई होगी, आउटपुट भी हाई होगी। सेल आप कब करोगे? जब आउटपुट आपके पास रहेगी। अगर आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो हाउ विल यू सेल? एंड फॉर हैविंग प्रोडक्शन यू विल हैव टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आज एक इंडस्ट्री के पास रुपए नहीं है तो वो मशीन्स नहीं खरीद पाएंगी। इफ दे आर नॉट एबल टू बाई मशीन्स, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लोथ्स. But if they have capital, which is money, then what will they do? They will be able to spend it. They will purchase good amount of, machines, and then they will produce the clothes. Britishers ने क्या किया था? जब Britishers नहीं आए थे तो our capital, our cloth industry was doing very good. Rural handicrafts हमारे बहुत अच्छे थे. But Britishers ने यहाँ का पैसा लूट करके what did they do? They tried to invest it into the cloth market. बहुत अच्छे अच्छे हैंडलूम्स उन्होंने लिए, ठीक है, दे गॉट दोज पावर लूम्स, सॉरी, एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड यूजिंग दैट। इसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो compete नहीं कर पाई,
क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल नहीं था. सो दिस रूरल इंडस्ट्रीज दे डाइड आउट. धीरे धीरे ये एकदम बंद हो गई. एंड जो भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करती थी दे यूज टू सेंड इट फॉर एक्सपोर्ट. और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट करना होता था. सो दैट इज वाई आवर इकोनॉमी बिकेम वेरी वीक बाय द टाइम वी हैड इंडिपेंडेंस. ओके, सो वो सब हम लोग और किसी चीज में बात करेंगे. जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बैकग्राउंड. एरिया कल्टिवेटेड, कैपिटल इन्वेस्टेड लार्ज होगा डेफिनेटली, तभी आपका आउटपुट ज्यादा होगा. एंड मोस्ट ऑफ द वर्क यहाँ पे मशीन से होगा क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है. लोग बहुत धीरे करेंगे, मशीन जल्दी करेंगी, आउटपुट भी आपका डबल होगा, राइट. सो दे वांट मोर आउटपुट बिकॉज दिस इज कमर्शियल इन नेचर. सो कमर्शियल एक्टिविटीज किसी के बारे में भी आप सोच लो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. सो सेम इज विद कमर्शियल फार्मिंग. सो जस्ट ऑपोजिट विल बी योर सबसिस्टेंस फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में और क्या क्या तरीके की फार्मिंग होती है, तो देखिए, एक हो जाएगी आपकी ग्रेन फार्मिंग जहाँ पे आप ग्रेन्स कल्टीवेट कर रहे हो. एक मिक्स्ड फार्मिंग है, यहाँ पे आपका लाइफ स्टॉक भी होता है रियर, एंड आपकी एग्रीकल्चरल प्रोसेस भी होती है जो हम देखेंगे. एक आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है. सो कमर्शियल फार्मिंग आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स? ग्रेन फार्मिंग, द अदर वन इज मिक्स्ड फार्मिंग, एंड द अदर वन इज MPG, GMP, PGM, कुछ भी बोल लो. प्लांटेशन. प्लांटेशन में क्या क्या क्रॉप्स आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वील सी वंस वी मूव अहेड. सो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एज यू कैन सी, यहाँ पे कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रेन्स ग्रो करते हैं. व्हाट आर द ग्रेन्स? व्हीट एंड मेज आर द मोस्ट कॉमन. एंड सबसे ज्यादा ये नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में तो एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंट, तो यहाँ पे सब टाइप का एग्रीकल्चर होगा. जनरली यू विल हैव एशिया इन ऑल ऑफ द आंसर्स. सो मोस्ट पॉपुलर, इसे हम कॉर्न भी कहते हैं, मेज को. सो नॉर्थ अमेरिका इज वेरी फेमस फॉर दिस. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, लैंड को, एक ही पीस ऑफ लैंड को आप क्रॉप्स के लिए भी ग्रो कर रहे हो एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज कर रहे हो. ज्यादातर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप, ईस्ट USA, अर्जेंटीना विच इज साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है, न्यूजीलैंड ऑल्सो, एंड साउथ अफ्रीका. सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यहाँ पे लाइफ स्टॉक इनके पास बहुत अच्छी होती है. ओके, सो द लाइफ स्टॉक हियर इज देयर एंड दैट इज वाई दे प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, क्योंकि इनके पास उसी टाइप के एनिमल्स हैं. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आर अ पार्ट ऑफ दिस आंसर. मेजर प्लांटेशंस. अब प्लांटेशंस क्या होती है? प्लांटेशंस में बेसिकली आप बेवरेज टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हो. सो रबर इन मलेशिया, टी इन इंडिया, कॉफी इन ब्राजील, दिस आर द मोस्ट फेमस प्लांटेशंस ऑफ द वर्ल्ड. कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशंस में क्या क्या आ जाते हैं, तो एग्जांपल्स आर टी, कॉफी, शुगर केन. जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स नहीं है नेसेसरीली, वो आपके प्लांटेशंस में आ जाएंगे. कैश्यू, रबर, इस टाइप के जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, दे आर योर पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म और इन द नियर बाई फैक्ट्री. तो इस टाइप की चीज के लिए, इस टाइप की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए होती है, क्योंकि ये जहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं, दे आर नॉट सोल्ड मोस्टली इन दैट प्लेस, दे आर सोल्ड आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल कॉफी इन कर्नाटका, वो बहुत जगह शिप होती है, इवन आउटसाइड. ओके, दार्जिलिंग टी, इट इज वर्ल्ड फेमस. सो दैट इज वाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए फॉर यू टू यूटिलाइज योर प्लांटेशन क्रॉप्स. Till now we have come to know about various forms of farming. Now we will talk about major crops. So basically farming, is it clear to you or is it not clear? एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. फार्मिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है वो पता चल गया. इसमें इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट होती हैं. फिर फार्मिंग को आप क्लासिफाई कर देते हो इनटू सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल. ठीक है, सबसिस्टेंस को आप फिर इंटेंसिव में डाल देते हो और प्रिमिटिव में डाल देते हो. प्रिमिटिव देन हैज, व्हाट डज इट हैव? नोमैडिक हर्डिंग एंड इट हैज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ओके, एंड कमर्शियल में क्या क्या आ जाते हैं? ग्रेन, प्लांटेशन and mixed farming. So this is basically what we have studied till now. Clear or not clear? If not clear, please rewind and have a look at that portion and then only proceed ahead. और कुछ questions है तो definitely leave it in the comment box and then I will get back to you.
rice. Now we are talking about different crops. तो as in the start of the chapter I told you कि different crops को different temperature requirements होती है, different type की soil चाहिए होती है. So we will read about their favorable conditions. तो राइस में देखिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए होती है फॉर ग्रोथ. सब कुछ हाई चाहिए होता है और बेस्ट आपकी एलुवियल सॉइल में ये होती है जो कि वाटर को रिटेन करता है. सो विच सॉइल रिटेन्स वाटर? एलुवियल सॉइल रिटेन्स वाटर. राइस आपको ज्यादातर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बताई गई है ये आपको वेस्ट बंगाल एरिया में देखने को मिलेगी, इसकी सबसे ज्यादा कल्टिवेशन. राइस की जो जो रिक्वायरमेंट है वही सेम रिक्वायरमेंट्स आपकी ऑलमोस्ट जूट की होती है. And that is why West Bengal and Bangladesh are the leading producers of jute. तो आप वेदर के वाइज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्टेट्स एंड जहां पे कॉमन चीजें होंगी तो आप समझ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल जिस एरिया में मिलेगी और जिन क्रॉप्स को चाहिए होगी वो उसी स्टेट्स में ज्यादातर आपको मिलेंगे. सो एलुवियल क्ले सॉइल एंड एवरीथिंग हाई इज अबाउट राइस. Who is the major producer of rice in the world? China. And then second largest producer is India. बहुत ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है. जापान, श्रीलंका, इजिप्ट ये लोग भी अच्छा अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हैं. सो चाइना इज द लार्जेस्ट एंड देन यू हैव इंडिया. Wheat. Now wheat is basically a winter crop. तो जब हम फार्मिंग की बात करेंगे एक आपको चीज जानना बहुत जरूरी होती है कि इंडिया में फार्मिंग को 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ, रबी एंड ज़ैद. ठीक है. तो विंटर के अराउंड जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनको रबी में ट्रांसफर करते हैं. खरीफ इज मेनली समर टाइप ऑफ क्रॉप्स, ओके, एंड ज़ैद इज इन बिटवीन. तो ये 3 सीजन्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के. वीट इज अ रबी क्रॉप फॉर इंडिया क्योंकि ये विंटर के टाइम पे ग्रो किया जाता है इन इंडिया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे क्या चाहिए होता है? मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल ग्रोइंग सीजन में. और जब हार्वेस्ट होने को होता है मतलब व्हेन इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड दैट टाइम इट रिक्वायर्स वेरी ब्राइट सनशाइन. इस टाइप की चीज आप कॉर्न में भी देखोगे. ओके. सो दिस इज अबाउट व्हीट. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर व्हीट. सबसे अच्छा सॉइल क्या होता है? लोमी सॉइल. तो राइस के लिए क्या था? देखिए आपको क्या करना है ना, आफ्टर रीडिंग दिस ड्रॉ अ चार्ट. राइट, देखिए टेबल बनाइएगा, क्रॉप्स लिखिएगा, कंडीशंस लिखिएगा वेदर के, वेदर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड देन राइट सॉइल. ये चार्ट बनाने से यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट वेरी प्रॉपरली. ओके. सो मेक राइस, देन मेक व्हीट. यहाँ पे आप एलुवियल लिखना, रिटेन वाटर लिख देना, ठीक है. व्हीट में आप लोमी लिखना. यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड थोड़ा सा सनलाइट. यहाँ पे सब कुछ हाई. और एक चीज और क्या कर सकते हो? स्टेट्स. इंडिया के स्टेट्स लिख लेना जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है. You guys are very smart people. You keep searching everything over the net. So you should be doing this. This will help you. This table chart will help you. Apart from that, you can definitely use the notes of success series. We give you the best of notes and the best of PPTs. तो आप वहाँ से भी अपनी preparation कर सकते हो. But if you put in a little bit of hard work and you complement it with what we are providing you, then definitely you'll do very well. So wheat सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होती है? USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में. नाउ टेकिंग यू फॉरवर्ड मिलेट्स. मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं. सो व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स? कोर्स ग्रेन्स आर मिलेट्स. दे रिक्वायर लेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मतलब ये लोग थोड़ी सी सॉइल की क्वालिटी कमजोर भी हो तो भी अच्छे से ग्रो कर लेते हैं. दैट इज वाई ये उन रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे सॉइल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो. सो अब सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो सैंडी सॉइल में भी ये लोग ये क्रॉप्स ग्रो कर लिए जाते हैं. इनको बहुत कम रेनफॉल चाहिए होती है और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई टू मॉडरेट चाहिए होता है. एडिक्वेट रेनफॉल एट सम points of time. Okay, so that is why millets are a good option when a country is not able to cultivate anything, क्योंकि इनकी क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस बहुत ही बेसिक होती है. इसीलिए इन्हें हम हार्डी क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये हार्ड कंडीशंस में भी ग्रो कर दिए जाते हैं और इन्हें हम कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेट्स? सो बाजरा हो गया आपका, ज्वार हो गई, जौ जिसे कहते हैं, रागी हो गई. ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर मिलेट काइंड ऑफ क्रॉप्स. सो एज यू कैन सी हियर
दे आर मेनली ग्रोन इन इंडिया। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया और नाइजर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना। ये अन्य देशों में भी ये मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया। मेज, मेज में आपको मॉडरेट टेम्परेचर, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है। नॉर्थ अमेरिका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज विच इज ऑल्सो कॉर्न, फॉलोड बाय ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। तो इंडिया तो आपका ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स में आपको मिलेगा। इट इज एन एग्रीकल्चरल नेशन, सो यू विल हैव मोस्ट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो इन वर्ल्ड हु इज द, जैसे राइस हमने चाइना देखा, तो मेज में इट इज मोस्टली अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका। कॉटन, सो सी दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इमेज। हाई टेम्परेचर चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है एंड वेरी वेरी ब्राइट सनशाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए होते हैं जहां पे कोई फ्रॉस्ट नहीं हो। This is required for the cultivation of cotton. Black soil is also good and alluvial soil is also good for its growth. सबसे ज्यादा कहाँ? C for cotton, C for China, India definitely, USA, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, क्योंकि ये जो आप टेम्परेचर कंडीशंस देखोगे ये इन देशों में सूटेबल है। सो यू कैन लर्न दिस एज वेल। नाउ कमिंग टू जूट, सॉरी, सो जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, क्योंकि इसकी आपको कलर थोड़ी सी गोल्डन सी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा अच्छा ये एलुवियल सॉइल में ग्रो करती है, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, इसीलिए मैंने बोला था मोस्टली सिमिलर टू वीट, क्योंकि वीट मोस्टली सिमिलर टू राइस, सॉरी, एंड मोस्टली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश रीजन्स, क्योंकि राइस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, इंडिया एंड बांग्लादेश। कॉफी में क्या चाहिए होता है? देखिए, कॉफी आपकी वार्म होती है, लिक्विड है तो वेट होती है। सो यहीं से याद रख लेना कि वार्म क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट और लोमी सॉइल चाहिए होता है, थोड़ा सा ड्रेनी सा। हिल स्लोप्स अच्छे रहते हैं कॉफी के ग्रोथ के लिए। कर्नाटका रीजन में कॉफी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इसके अलावा ब्राजील में आपको कॉफी मिलती है, राइट। ब्राजील इज वेरी वेरी फेमस एंड इट हैज वेरी गुड क्वालिटी कॉफी। कॉफी इज ऑफ वेरियस टाइप्स, अरेबियता हो गया, कैपुचिनो हो गई, राइट। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कॉफी ऑल्सो, सो यू कैन फाइंड आउट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस, बट अगर इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो। सो कोलंबिया, इंडिया आर दी अदर प्रोड्यूसर्स एंड ब्राजील हैज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी। वार्म वेट इज द क्लाइमेट एंड लूमी इज द सॉइल फॉर कॉफी। कमिंग टू टी, टी में थोड़ा सा आपको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। कहाँ से याद रखोगे कि दार्जिलिंग जो एक हिली एरिया है वहाँ की टी बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। तो दार्जिलिंग हैज कूल क्लाइमेट ऑब्वियसली। रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऑल राउंड द ईयर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जेंटल स्लोप्स चाहिए होते हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। व्हाट इज वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग इज जब वाटर एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, सो दैट विल हैम्पर योर टी क्रॉप। सो नो वाटर लॉगिंग शुड बी देयर एंड दैट इज व्हाई यू नीड जेंटल स्लोप्स। हु आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स? कीनिया की टी बहुत अच्छी है, इट इज अ अफ्रीकन कंट्री। इंडिया, चाइना, श्रीलंका इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टी। सो दिस आर द बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ओके। सो वाई डू वी नीड टू डेवलप एग्रीकल्चर? उसके पहले आपको मुझे ये बताना है कि कॉफी प्लांट किसने डिस्कवर किया था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हो? मैं आपको बेसिक्स दूंगी कि जिस टाइप की फार्मिंग में केमिकल्स ना यूज हो, नो यूज ऑफ केमिकल्स एंड सब कुछ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक हो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड हेल्दी वे ऑफ फार्मिंग। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट लेटर इट बिकम्स चीपर ऑल्सो। सो इट इज नो यूज ऑफ केमिकल्स एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। कॉफी प्लांट किसने डिस्कवर किया था, किसने उसको फाइंड आउट किया था? दैट यू आर गोइंग टू टेल मी। फूड क्रॉप्स नेम करो। अब तो आपको पता ही है जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स पड़े थे वो आपके फूड क्रॉप्स हो जाते हैं। कैश क्रॉप्स में जनरली आपका जूट, रबर वगैरह आ जाएंगे। और बेवरेज इज समथिंग दैट यू ड्रिंक, सो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई दैट दिस विल बी क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी एटसेट्रा। सो आप देख लेना, इसके और भी नेम्स देख लेना एंड राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल।
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है. Why do we need to develop? Because see, generally agricultural provides you with food. Agriculture activity provides you with food. अब population हमारी grow कर रही है, अगर demand हमारी देखो, population अगर बढ़ेगी तो demand definitely बढ़ जाएगी. अगर supply नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? shortage हो जाएगा, right? So that is why to improve and increase the supply so that population's demands can be met, population के demands को meet करना है आपको, so that is why we will develop the agriculture. Agriculture develop करने से क्या होगा? output आपका increase हो जाएगा and that will be able to feed more people. तो क्या क्या मेथड से एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं? क्रॉप एरिया इंक्रीज करना होगा, ठीक है. इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करनी होगी, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ड्रिप इरिगेशन, तो इसमें आपका वाटर भी सेव होता है और इरिगेशन भी आपकी अच्छी से होती है. फर्टिलाइजर्स और हाई क्वालिटी सीड्स यूज करने होंगे. हैव यू हर्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन? ये इंदिरा गांधी के टाइम पे इंडिया में लाया गया था. व्हाट वाज दिस ग्रीन रेवोल्यूशन? बेसिकली ये एक रेवोल्यूशन था क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट फूड शॉर्टेज एंड पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर, सो नाउ दे हैड टू increase the agricultural production. So what did they do? They used HYV seeds, high yielding variety of seeds. high yield मतलब high output, and बहुत ज़्यादा chemicals and fertilizers use किए हैं. इससे इनकी agricultural production बहुत ज़्यादा increase हो गई and then they had a lot of food for the people. So that is why it is known as green revolution. पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करवाया था. सो दिस आर दी मेथड्स, सम ऑफ द मेथड्स बाय विच यू कैन डेवलप योर एग्रीकल्चर. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो हैं दे आर यूजुअली पुअर. स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए. स्टोरेज फैसिलिटी से क्या होगा मैम? देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50 kgs राइस प्रोड्यूस किया है, आज डिमांड सिर्फ 30 kgs की है. इफ द फार्मर इज नॉट हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी, दे विल ट्राई टू सेल दिस 20 kgs ऑल्सो, बिकॉज कहीं है नहीं उसको रखने को. अब मान लीजिए प्राइस आपको 30 रुपीज पर kg मिल रही है, अब डिमांड नहीं है तो आपको अगर 10 रुपीज भी मिलेगा तो दे हैव टू सेल इट. सो इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. बट अगर स्टोरेज फैसिलिटीज हो जाएगी तो क्या होगा कि लेटर जब डिमांड इंक्रीज होगी तो वो 40 रुपीज में भी बेच देंगे फार्मर्स एंड दे विल बी एबल टू अर्न सम इनकम. So storage facility should be provided. Cooperative societies should advise on animal rearing and they should also arrange for fodder for animals. इससे क्या होगा? हमारी livestock की quality and rearing of livestock will be done in a efficient manner. So in this way our agriculture sector will develop. एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स गिव एडवाइस ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे यूएसए की, कि यूएसए में एग्रीकल्चरल प्रोसेस इस तरीके से होता है, इतना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि एग्रीकल्चरल पीपल दे लिव लाइव्स लाइक बिजनेसमैन देयर. ओके, सो मोस्ट ऑफ इट इज मैकेनाइज्ड. सो इस तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए बाय यूजिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज कर रही है. In fact, we will surpass China to become the most populated country in the world. So it is high time that we develop our agriculture, क्योंकि most of our population depends on it. बाकी क्या है, farmers यहाँ के बहुत पुअर है तो इनको easy loan facilities मिलनी चाहिए ताकि ये लोग हर वो चीज़ खरीद सके जिससे ये लोग अपना आउटपुट इंक्रीज कर सके. In this way, agriculture will be able to develop. When we talk about agriculture, the most important component is food security. क्योंकि food security कब आएगी? जब आपका agriculture developed हो जाएगा तो, ठीक है. Developed agriculture will ensure food security. And what do you mean by food security? It is not just the availability of food. अगर आप कह रहे हो कि food available है तो हम food secured है, no. It should be available, it should be affordable and it should be accessible. मतलब सबको मिलना चाहिए. ये नहीं कि गरीब नहीं खरीद पा रहे और रिच खरीद ले रहे हैं, then you will not be food secure. Affordable, गरीब नहीं पे कर पा रहे and rich खरीद ले रहे हैं, again not affordable. Okay, so it should be there for all people at all times. जब पूरी जनता को मिलेगी और ऑल टाइम्स में मिलेगी, सफिशिएंट मिलेगा, सेफ मिलेगा और न्यूट्रिशियस मिलेगा, तब आपको एक फूड सिक्योर नेशन माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पुअर मैन, ठीक है,
उसको 2 चपातीज मिल गई आफ्टर अ लेबोरियस डे एट द फार्म, 2 चपातीज एंड ही इज गॉट सम हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, कोई सब्जी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, विल वी बी सेड टू बी फूड सिक्योर? नो, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि जितनी एक इंसान की डाइटरी नीड्स होती है उतना उनको मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन भी होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, राइट? सो दिस वे दे शुड हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दे शुड हैव व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अ प्रॉपर ह्यूमन बॉडी. अगर वो लोग लेबोरियस टास्क कर रहे हैं तो दे शुड हैव मोर ऑफ फूड. सो सेफ फूड शुड